वो बेहुदा काम जो सिर्फ जापान में ही किए जाते हैं। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसी कौमें होती हैं जिनके तौर तरीके बाकी दुनिया को अजीब, गैर महज़िब, बल्कि बाज़ औक़ात बेहुदा लगते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि वही कौमें असूलों में इतनी मजबूत और तरक्की में इतनी आगे निकल जाती हैं कि पूरी दुनिया दंग रह जाती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जापान की। दुनिया जब तरक्की, टेक्नोलॉजी या हैरत अंगेज इजादात की बात करती है तो एक मुल्क का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है, जापान। चाहे बात हो रोबोट्स बनाने की, मेडिकल फील्ड में कमालात दिखाने की, जापान ने हर मैदान में दुनिया को हैरान करके रख दिया है। लेकिन ठहरिए, ये तो वो बातें हैं जो हम सब जानते हैं। आज हम आपको वो जापान दिखाने जा रहे हैं जो आम आंखों से ओझल है। वो फैक्ट्स, वो रवायात और वो अंदाजे जिंदगी जो बज़ाहिर अजीब लगते हैं लेकिन जापानी मुआशरे का हिस्सा बन चुके हैं। आपने सुना होगा कि जापान को उभरते सूरज की सरजमी कहा जाता है और ये सिर्फ एक लक़ब नहीं बल्कि उनकी तरक्की अज़्म की एक इलामत है। टोयोटा, सुजुकी, यामाहा, सोनी, ये वो नाम है जो दुनिया भर की मार्केटों पर राज करते हैं और ये सब जापान की पैदावार हैं। लेकिन अब सुनिए एक ऐसा अनोखा फैक्ट जो शायद आपको हैरान कर दे। जापान का एक और हैरानकुन मगर संजीदा मसला नौजवानों की शादी और आबादी का बहरान है। जी हाँ, जापान में हुकूमत खुद ऐसे प्रोग्राम मुनक़िद करती है जिनमें लड़के और लड़कियों की आपस में मुलाकात करवाई जाती है। कोई रोमानवी शो नहीं बल्कि बाकायदा सरकारी सतह पर जापानी लड़के और लड़कियां आपस में मिलते हैं। इन प्रोग्राम्स का मकसद ये होता है कि नौजवानों को एक दूसरे के करीब लाकर इन्हें जल्द अज जल्द शादी पर आमादा करना ताकि जापान में बच्चों की शरह में इजाफा हो। हैरत की बात यह है कि दुनिया के कई ममालिक आबादी के बोझ से परेशान हैं, लेकिन जापान एक ऐसा मुल्क है जहां आबादी कम हो रही है और अब सूरत हाल ये है कि जापान की आबादी 1 मिलियन से ज्यादा घट चुकी है। हुकूमत के लिए ये सिर्फ एक आदादो शुमार का मसला नहीं बल्कि मुस्तकबिल के मजदूर, टैक्स दहिंदगान और मुआशरती निज़ाम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब नाज़रीन, ज़रा जापानी खानों की तरफ आते हैं जहां चीज़ें जायके पर नहीं बल्कि पेशकश और रवायात पर भी मुनहसिर होती हैं। जापान में कुछ खाने ऐसे भी हैं जो दुनिया के बाकी हिस्सों में शायद नाकाबिले कबूल समझे जाएं, लेकिन वहाँ ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। मिसाल के तौर पर, क्या आपने कभी ऐसा ऑक्टोपस खाया है जो प्लेट में पड़ा हुआ भी हिल रहा हो, या फिर जिंदा मछली जो आपके चम्मच के करीब आते ही फड़फड़ाने लगे? ये सब कुछ जापान के रवायती खानों का हिस्सा है और लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। ये ना सिर्फ हैरानकुन है बल्कि बाज़ औक़ात नाजरीन के लिए थोड़ा सा खौफनाक भी हो जाता है। लेकिन जापानी इसे जायके से ज़्यादा तजुर्बा समझते हैं और यही चीज़ इनके खाने पीने की दुनिया को दुनिया भर से मुनफरिद बना देती है। जापान में अगर आप ख़वातीन के वाशरूम में जाएं तो शायद एक अजीब सी आवाज़ आपको चौंका दे। ये आवाज़ होती है साउंड प्रिंसेस नामी एक ख़ास डिवाइस की, जो फ्लैश की मसनूई आवाज़ पैदा करती है। यानी हकीकत में पानी बहाया नहीं जा रहा, सिर्फ आवाज़ चल रही है। इसकी वजह यह है कि जापानी ख़वातीन किसी भी इजाफी आवाज़ के बाहर जाने से शर्मिंदगी महसूस करती हैं, इसलिए सिर्फ फ्लैश की आवाज़ ही काफ़ी समझी जाती है, बाकी सब आवाज़ों को दबाना पड़ता है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के बेशतर मुल्कों में बच्चे गोद लिए जाते हैं ताकि यतीमों को सहारा मिले, लेकिन जापान में गोद लिए जाने वाले 98% अफराद की उम्रें 20 से 30 साल के दरमियान होती हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है और इस रिवायत के पीछे एक मुआशी हिकमत छुपी है कि ख़ानदानी कारोबार को ख़ानदान से बाहर न जाने देना। बड़ी कंपनियां अपने वारिस ढूंढने के लिए बालिग और काबिल अफराद को गोद लेती हैं और यूं जापान में गोद लेने का मतलब सिर्फ रहम नहीं बल्कि मुआशी विजन भी होता है। अगर जापान में किसी शख्स के पास मर्द वारिस मौजूद ना हो तो वो क्या करता है? ना वो जायदाद हुकूमत के हवाले करता है, न किसी गैर को देता है, बल्कि वो अपने किसी करीबी रिश्तेदार या जान पहचान के काबिल नौजवान को गोद ले लेता है या फिर उसे अपना घर दामाद बना लेता है। ये सब कुछ इसलिए ताकि ख़ानदान की विरासत, नस्लों से चलता आ रहा कारोबार और मेहनत से कमाई गई दौलत कभी घर से बाहर न जाए। लेकिन जापान का ये नज़्म व ज़ब्त सिर्फ विरासत तक महदूद नहीं, यहाँ काम का इतना दबाव होता है कि बाज़ औक़ात लोग जान तक गंवा बैठते हैं। जी हाँ, जापान में काम की ज़्यादती से मौत को बाकायदा एक इस्तिलाह दी गई है, कारोशी। कारोशी के शिकार वो अफराद होते हैं
जो हफ्ते में 110 घंटे तक मुसलसल काम करते हैं या फिर साल के 4000 घंटे दफ्तरी मेज पर गुजार देते हैं। ये दबाव इतना शदीद होता है कि लोग थकन, जहनी बीमारी या दिल के दौरे के बायस जान से हाथ धो बैठते हैं। जापान में इन मुतासिरीन के लिए बाकायदा एक कारोशी हार्ट लाइन नेटवर्क मौजूद है जो न सिर्फ उनके अहले खाना की मदद करता है बल्कि उनकी आखिरी रसूमात तक का भी इंतजाम करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक नौजवान खातून को महीने में 5 बार मुसलसल 32 घंटे की शिफ्ट में काम करना पड़ा और फिर वो दिल के दौरे का शिकार होकर जिंदगी की बाजी हार गई। ये है जापान का वो रूप जो दुनिया की चमक दमक के पीछे छुपा है। अब आते हैं जापान की एक और मुनफरिद रिवायत पर, जहां लोग सुबह नहाने की बजाय रात को सोने से पहले नहाते हैं और ये सिर्फ आदत नहीं बल्कि इसके पीछे गहरी वजूहात हैं। जापान में मौसम इंतहाई सख्त होते हैं। सर्दियों में शदीद ठंड और गर्मियों में शदीद गर्मी। ऊपर से अक्सर घरों में ना तो गर्म पानी की सहूलत होती है ना ही आरामदेह बाथरूम। इसीलिए लोग तरजीह देते हैं कि पब्लिक बाथ जाएं, जहां ना सिर्फ कम कीमत में आरामदेह नहाना मुमकिन है बल्कि दूसरे लोगों से गपशप और ताल्लुकात बनाने का मौका भी मिलता है। और चूंकि दिन भर वो दफ्तर या काम में मसरूफ रहते हैं तो ज्यादातर लोग काम के बाद रात को पब्लिक बाथ का रुख करते हैं, जहां वो गर्म पानी, सुकून और समाजी राब्तों से दिन भर की थकन उतारते हैं। दोस्तों, जापानियों की एक बात वाकई हैरानकुन और काबिले तारीफ है और वो ये कि वो नए साल का आगाज सिर्फ कैलेंडर बदलने से नहीं करते बल्कि दिलों की सफाई भी करते हैं। ये लोग न सिर्फ अपने घरों को चमका देते हैं बल्कि साल भर के तमाम झगड़ों, गिले शिकवों और रंजिशों को भी धोने की कोशिश करते हैं। इनका मानना है कि नए साल में पुराने इख्तलाफात लेकर दाखिल होना बदकिस्मती को दावत देना है। इसलिए ये लोग नए साल के मौके पर माफ करते हैं, गले मिलते हैं और खुलूस के साथ आगे बढ़ते हैं। शायद यही वजह है जापानी कौम सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि रवायात, तहजीब और इंसानी रिश्तों में भी दुनिया को बहुत कुछ सिखा रही है। लेकिन नाजरीन, जब जापान में कोई शख्स दुनिया से रुखसत होता है तो उसका गम मनाने का भी अलग अंदाज है। यहाँ बाज़ इलाकों में रवाज है कि गम की शिद्दत को जाहिर करने के लिए लोग सिर्फ आंसू नहीं बहाते बल्कि अपने जिस्म को तकलीफ देकर मरहूम से मोहब्बत का सबूत देते हैं। कुछ कबाइल में करीबी रिश्तेदार, ख़ास तौर पर ख़वातीन, अपनी उंगलियों की पोरें काट देती हैं, यानी उंगलियों के ऊपर वाले किनारे। और ये सब कुछ ऐसे ही नहीं कर दिया जाता बल्कि पहले उंगली को तकरीबन 30 मिनट तक मजबूती से बांधा जाता है ताकि दर्द कम हो और फिर इसे काट दिया जाता है और इन कटी हुई उंगलियों को बाद में खुश्क किया जाता है और फिर एक मखसूस जगह दफन किया जाता है। ये रस्म इस अकीदे की बुनियाद पर की जाती है कि अगर मरने वाला शख्स कमज़ोर रूह रखता है तो करीबी लोगों की ये कुर्बानी उसकी रूह को अगले जहां में ताकत देगी। इतना ही नहीं बल्कि बाज़ जापानी कबाइल में नौज़ायदा बच्चों की माँ खुद उसकी सबसे छोटी उंगली पर जोर से दांत मारकर काटती है ताकि बच्चा दूसरों से मुख्तलिफ होकर एक लंबी और मुनफरिद जिंदगी गुजारे। ये सब रवायात जाहिर करती हैं कि जापानी तहजीब में गम, खुशी, जिंदगी और मौत सब कुछ एक गहरे फिक्री निज़ाम और पुरानी रवायात से जुड़ा हुआ है जिसकी जड़ें हज़ारों साल पीछे जाती हैं। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि चीन और जापान में लोग हाथ से खाने की बजाय चॉपस्टिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जापान में ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि तमीज़ और तहजीब की इलामत है। अगर कोई शख्स चॉपस्टिक्स के बगैर खाने की कोशिश करे तो ये बदतमीज़ी समझा जाता है और खाने के दौरान भी इन स्टिक्स को सही तरीके से पकड़ना और इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। अब आते हैं एक और दिलचस्प रिवायत की तरफ। अगर आप जापान में किसी रेस्टोरेंट में खाने के बाद वेटर को टिप देना चाहें तो ये वहाँ तौहीन के मुतरादिफ समझा जाता है। जी हाँ, जापानी कल्चर में टिप देना एक गैर ज़रूरी हरकत समझी जाती है, चाहे आप नेक नियति से ही क्यों ना दे रहे हों। और जापान की सफाई का तो कोई सानी नहीं, लेकिन हैरत की बात यह है कि वहाँ की सड़कों पर कोई कूड़ेदान नज़र नहीं आता। इसके बावजूद भी आपको सड़क पर एक कागज़ का टुकड़ा तक नहीं मिलेगा, क्योंकि जापानी हुकूमत का उसूल है कि अगर आपके पास कचरा है तो उसे अपने बैग या जेब में रखें और घर जाकर ही कूड़ेदान में डालें। जो लोग इस उसूल के खिलाफ वर्जी करते हैं उन्हें भारी जुर्माने का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, जापानी तहजीब के ये हैरानकुन पहलू सिर्फ दिलचस्प ही नहीं बल्कि बहुत कुछ सीखने के काबिल भी हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें भी बताएं। ऐसी ही और दिलचस्प मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ताकि आप तक नई वीडियो सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू और नई मालूमात के साथ। तब तक अपना और आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।